अच्छा, नेक्स्ट है बिहेवियरल थेरेपीज। ये बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड है। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट पेवलॉव वाला, वॉटसन वाला, जेबी वॉटसन वाला, स्किनर वाला, थॉर्नडाइक वाला, ये रिसर्चर्स थे ना जो लर्निंग के चैप्टर में पढ़े थे। जितने लर्निंग के प्रिंसिपल्स थे ना, क्लासिकल कंडीशनिंग के, ऑपरेंट कंडीशनिंग के, मॉडलिंग, इमिटेशन, ये तकरीबन सारे के सारे सम हाउ बिहेवियर थेरेपीज में इस्तेमाल होते हुए हमें नज़र आएंगे। ठीक है, तो अब ये देखना है कि जिस तरह से कि सिगमंड फ्राइड का काम हमने देखा ना कि साइको एनालिसिस तो बड़ी रिप्रेस्ड मेमोरीज को और ऐसे लोगों को एक तरह से लॉन्ग टर्म जिनके डिप्रेशन के पैटर्न्स हैं या उनके बिहेवियरल इश्यूज हैं उनके ऊपर था। तो ये जो बिहेवियर थेरेपीज़ है ना, ये बहुत ही डायरेक्ट है, शॉर्ट, जब बहुत ही फास्ट एक्टिंग है, जिसमें हम किसी पर्सन का बिहेवियर मॉडिफाई करेंगे और चेंज करेंगे। अच्छा, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स बेस्ड हैं सारी की सारी लर्निंग प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हैं। थेरीज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन हुआ है और थेरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थोड़ा थोड़ा करना है। एजम्पशंस उसकी यही है, ये भी आप ऐड किया करते हैं। वैसे एजम्पशंस आप थोड़ी सी लिखेंगे, एजम्पशंस क्या मज्यूम क्या करते हैं, ये थेरेपी कैसे ठीक करती होगी, क्योंकि ये एक हीलिंग प्रोसेस है, तो ये कैसे हील करती है। तो दरअसल हम हील ऐसे करते हैं कि हम किसी पर्सन का बिहेवियर को रेक्टिफाई करते हैं। बड़े सिंपल लफ्जों में अगर आप समझो ना, तो जैसे पेशेंट है ना डिप्रेशन के, या आप हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम बड़ा ही डाउन महसूस कर रहे हैं, हमें लग रहा है हमें फ्लू भी है, बुखार भी है, आज मूड भी अच्छा नहीं है और जाना भी ज़रूर है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी जाते हैं, तैयार होते हैं, नहाते हैं, यूँ ही तैयार श्यार होते हैं, हम कहते हैं मुझे लग रहा है मेरा बुखार भी कुछ ठीक हो गया, फ्लू भी ठीक हो गया। बाहर निकलते कहते हैं ये हवा तो आज मुझे अच्छी लग रही है, आपका मूड लिफ्ट हो गया। और जब यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, अपनी फ्रेंड से बातें करते हैं, तो आपको लगता है कि मैंने अच्छा ही किया, मैं आ गई हूँ घर में, तो मुझे ऐसे डिप्रेशन हो रहा था, तो मैंने अच्छा किया, मैं फ्रेश हो गई हूँ। तो दरअसल आपने क्या किया, आपने अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाई हैं। वंस यू चेंज योर बिहेवियर, आपका थिंकिंग पैटर्न बेहतर होगा और आप बेहतर हील कर सकेंगे। यही इनका एक तरह से एजम्पशन है जब आप डिटेल से पढ़ोगे। अच्छा, इंडिकेशंस है आगे इन्होंने लिखी हुई हैं। इंडिकेशंस आप ऐड कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स में बिहेवियर थेरेपी सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। गोल ऑफ थेरेपी है कि साइंटिफिक हैं, फोकस्ड ऑन सब्जेक्ट्स करंट प्रॉब्लम है। ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव सी बातें हैं जिन्हें हम एज इट इज हम नहीं याद करते। मैं डायरेक्टली थेरेपीज़ पे आती हूँ। अपने थेरेपीज़ का ये चार्ट बनाया हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, आगे हम 1 पे आते हैं, नंबर 1 पे। अच्छा जी, फर्स्ट वन है सिस्टमेटिक डीसेंसिटाइजेशन। अब लर्निंग प्रिंसिपल्स आ रहे हैं। सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप। डीसेंसिटाइजेशन, सेंसिटाइज, सेंसिटिव से निकला है ना, खसासियत को ख़त्म करना। खसासियत को कैसे ख़त्म करना, किसी पर्सन को, बच्चों को अक्सर बिल्ली से डर लगता है, मसलन घर में पालतू जानवर किसी से डर लगता है, तो अब क्या करेंगे कि पहले हम उसको एक तरह से हम स्टेप्स बनाएंगे। पहले देखेंगे हायरार्की में कि उसको कितना कुछ ज़्यादा आता है, खौफ आता है, उसका एक चार्ट होता है, पहले हम वो उसको देते हैं। क्वेश्चनेयर होता है, 1 to 10 उसने बताना होता है। उसको हाथ लगाने से डर लगता है, पास जाने से डर लगता है, मेरे कमरे में उससे डर लगता है, मेरे घर में डर लगता है, पिक्चर देखूँ तो डर लगता है। इस तरह हम वो सी चीज़ बता सकेंगे इस बारे में कि किसी पर्सन की कितनी कुछ, जो एक तरह से किसी चीज़ के बारे में खौफ है वो कितना है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन यूजुअली फोबियाज के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फियर और फोबियाज के लिए। जब हम हायरार्की बना लेते हैं एक पर्सन की, तो हम स्टेप बाय स्टेप उस फियर या फोबिया को ख़त्म करते हैं। जैसे पहले जितना लिटिल एल्बर्ट का याद है, जेबी वॉटसन का लिटिल एल्बर्ट के साथ एक्सपेरिमेंट, कि उसने अपने 6 माह के छोटे बच्चे के ऊपर पहले फियर और फोबिया इंड्यूस किया कि वो फरी टॉयज़ के साथ खेलता था, वाइट कलर के रैबिट के साथ। तो जो ही वो खिलौना उसको देते, उसके सराहने ज़ोर से बर्तन बजाते थे, तो बच्चा डर जाता था। फिर यहाँ तक हुआ कि वो हर किस्म के सफ़ेद रंग की चीज़ से, तकिए से, गुलाब से, कुशन से डरना शुरू हो गया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसके करीब वो वाइट टॉयज़ लाए जाते थे, तो उसका फेवरेट म्यूजिक बजाया जाता था। इस तरह वही पॉजिटिव एसोसिएशन दोबारा से बनाई जाती थी। तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, जो नेगेटिव एसोसिएशन बन चुकी हुई है ना, वो जो लर्निंग प्रिंसिपल है पेवलॉव वाले हमने जैसे पढ़े थे, क्लासिकल कंडीशनिंग वाले, तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स अटैच्ड विद द मीनिंगफुल स्टिमुलस एंड प्रोड्यूस द सेम रिस्पॉन्स एज द अनकंडीशनड स्टिमुलस, कि उसी चीज़ से जो रियल है उससे खौफ आना शुरू हो जाता है। जैसे फूल तोड़ा, कांटा चुभ गया, तो फूलों से ही खौफ आना शुरू हो गया, हर गार्डन की चीज़ों से ही खौफ आना शुरू हो गया। तो वो चीज़ जो कि अदरवाइज न्यूट्रल थी, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बनती है। तो हम वो स्टेप बाय स्टेप उस फियर या फोबिया को ख़त्म करते हैं। उसके बाद है फ्लडिंग। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन बड़ा लॉन्ग टर्म हो जाता है, बहुत देर लगती है, 6 माह, साल भी लग सकता है कि स्टेप बाय स्टेप एक पर्सन खुद बताए कि अब मुझे तस्वीर देख के बिल्ली की खौफ नहीं आ रहा। अब मैं जो ये देखा है, वीडियो देखी है बिल्लियों की, तो मेरे जो एक तरह से नर्वस सिस्टम है वो नॉर्मल रहा है। तो बहुत देर लगती है। उसके मुकाबले में जो फास्ट टेक्निक आई, फ्लडिंग कैसे, फ्लड आ जाना,
तूफान ही आ जाना। इसमें हम ग्रेजुअल नहीं करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप नहीं बनाते हैं, नो रिलैक्सेशन, नो ग्रेडिंग, कुछ नहीं हम करते, बल्कि डायरेक्टली हम उस सिचुएशन में डाल देते हैं। कैसे? फ्लडिंग की टेक्निक में याद है शेख सादी की हकायत है कि एक गुलाम था, वो कश्ती में बैठ के बड़ा ही शोर कर रहा था, तो वो जो एक दाना शख्स उधर बैठा था उसने पकड़ के उसको समंदर में फेंक दिया। 2-3 डुबकियां लगाई, कहने लगा मुझे बचाओ बचाओ, तो उसको समंदर में से निकाल लिया। अब वो खामोशी से चुपके से कोने में बैठ गया, तो लोग बड़े हैरान हुए, कहाँ इसने सबको परेशान किया हुआ था, शोर मचा मचा के, और खामोश हो गया। तो उसने कहा पहले इसे कश्ती की अफियत का अंदाज़ा नहीं था। सेम वे ऐसी सिचुएशन ही समटाइम हम फ्लडिंग में क्या करते हैं कि उसको धकेल देते हैं, कहते हैं चल जी बच्चू अब जाके एक दफ़ा तुम देख के आओ। जब वो एक दफ़ा जाता है और बच जाता है ना, उसका खौफ दूर हो जाता है कि मरने नहीं लगा, मैं यहाँ पर मैं सेफ हूँ। तो ये फ्लडिंग टेक्निक कहलाती है। उन्होंने दरअसल साइकोलॉजिकल टेक्निक कौन सी यूज़ की थी शेख सादी की हकायत में? फ्लडिंग वाली। ये सारी एग्जांपल्स याद रखती जाओ। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन लिटिल एल्बर्ट वाली, ठीक है, वो जेबी वॉटसन वाली, लिटिल वो फरी टॉयज वाली। अब फ्लडिंग वाली में वही है हकायत है जो वो कलाम वाली। पार्टिसिपेंट मॉडलिंग, समटाइम किसी बंदे को ना थोड़ा सा करते हैं, कहते हैं बच्चों को किसी काम लगाना है ना, तो पार्टिसिपेंट मॉडलिंग उसको थोड़ा सा करके दिखाते हैं। जैसे कहते हैं आ जाओ बेटा आटा गूंथते हैं, इट विल बी वेरी मच फन। छोटे स्कूलों में बच्चों के एक ना वो कुकिंग का भी एक पीरियड रखते हैं, फन एक्टिविटीज़ वगैरह रखते हैं, पॉट्स उनको पौधा लगाना वगैरह सिखाते हैं, तो उनको लगता है हम बड़ा फन कर रहे हैं, टीचर्स भी शामिल होते हैं और इस तरह, तो इससे वो बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। तो ये भी एक टेक्निक या थेरेपी होती है कि उनको थोड़ा सा करके दिखाया जाए कि ऐसे करना है कोई काम। अच्छा, इसके बाद है सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। ये भी स्कूल के बच्चों में, नॉर्मल बच्चों के स्कूलों में, स्पेशल एजुकेशन में भी, और उसके अलावा ऐसी जगह जहाँ पर कोई मार्केटिंग या इस तरह के काम करने हैं तो उनको स्पेशल मैनरिज्म सिखाए जाते हैं, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से सलाम दुआ कैसे करनी है, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है, अगर किसी को कोई इनकार करना है तो कौन से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, वोकेबलरी कैसे यूज़ करनी है, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स भी और इस तरह से बहुत सी सॉफ्ट स्किल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट है अवर्सिव थेरीज। ये सारे याद रखो, ये जो बिहेवियरल टेक्निक्स हैं ये हमारे घरों में बहुत यूज़ होती हैं, सारी हम सब करते हैं। ये अवर्जन टेक्निक्स हैं। छोटे बच्चे ना थंब सकिंग करते हैं, कहते हैं बड़ी बुढ़ियाँ कहती थी इनके अंगूठों के ऊपर ना वो मिर्चें लगा दो फिर नहीं करेगा, तो वो छोड़ भी जाते हैं यूँ ही। तो अवर्सिव थेरीज वो चीज़ जो हमें बड़ी पसंद है ना, उसको किसी नेगेटिव चीज़ के साथ अटैच कर देना। कोई चीज़ जो खाई है, अगर मसलन आपकी फेवरेट फूड थी, आपको पिज़्ज़ा बहुत पसंद था, अब नहीं आपको पसंद रहा, क्यों? लास्ट टाइम नोजिया आपको हुआ था, आपको वॉमिटिंग आई थी, पे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, अब आपने कहा आइंदा नहीं मैंने पिज़्ज़ा खाना, मुझे बड़ी एलर्जी है इस चीज़ से। तो एवर्जन किसी चीज़ से एक नफरत सी हो जाना या नेगेटिव एसोसिएशन बन जाना। तो ये हम समटाइम खुद से भी इंड्यूस करते हैं, किसी की बैड हैबिट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये चीज़ें छुड़ाने के लिए उनका टेस्ट या टेक्सचर या चीज़ें ऐसे बना देते हैं कि उनको मज़ा ही ना आए वो चीज़ करने में। नेक्स्ट है शेपिंग थेरेपी। शेपिंग जो आपने पढ़ा नहीं था इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग में, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। शेपिंग ऑफ बिहेवियर, समटाइम टीचर ये चाहती हैं कि बच्चे अच्छी राइटिंग करनी शुरू कर दें, तो जब भी कोई बच्चा अच्छी राइटिंग करता है उसको स्टार देती हैं और कैंडी देती हैं। तो पहले तो बस थोड़ा सा छोटे बच्चे थे ना, बस लिखते हैं अलिफ बे पे, उनको शाबाश और स्टार मिलता था। बड़े होकर हम इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं फिर भी शाबाश नहीं मिलती। तो आहिस्ता आहिस्ता टास्क को मुश्किल करते चले जाना। पहले जिन बातों पर शाबाश मिलती थी वो लेटर नहीं मिलती है। छोटे होते जिस तरह की हैंड राइटिंग करने पे स्टार मिल जाता था, तीसरी चौथी पांचवी जमात तक आने पे उस तरह वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो शेपिंग में क्या है कि जो ही कोई पर्सन या बच्चा उससे करीब तर बिहेवियर शो करता है उसको देना है, इनाम देना है, और अदरवाइज वो फिर टास्क मुश्किल करना है। यहाँ तक कि एनिमल ट्रेनिंग में भी ना, ये जो डॉल्फिन छलांगे लगाती है, शेर हम कुर्सी के ऊपर बिठा देते हैं, ठीक है। इसी तरह स्पेशल एजुकेशन में भी बच्चों को कोई टास्क, मसलन खुद अपने हाथ से खाना खाना, चम्मच पकड़ना, उस पर उनको फेवरेट फूड या टॉय वगैरह दिया जाता है, तो और आहिस्ता आहिस्ता टास्क मुश्किल करना शुरू कर दिया जाता है। ये चीज़ दरअसल शेपिंग ऑफ बिहेवियर सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन कहलाती है। नेक्स्ट है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी, इकोनॉमी का लफ्ज वही है, टोकन इकोनॉमी, टोकन वाली इकोनॉमी, यानी रियल पैसे नहीं देने, मनी नहीं देनी। जैसे हम बच्चों को कार्ड्स इशू करते हैं कि यार तुमने अपना कमरा अच्छा किया ना, तुम मुझे एक कार्ड दोगे, उस कार्ड के बदले में ना आपको हम कोई फेवर देंगे, लाइक आपकी फेवरेट फूड हो सकती है, कोई केक उसे बहुत पसंद है, बाहर जाना चाहता है, तो स्पेशली ऐसी जो इंडोर वार्ड्स है ना, जैसे हॉस्पिटल साइकाइट्रिक वार्ड्स हैं, उनमें इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। अगर कोई पेशेंट है वो सिगरेट पीता है तो उसे कहेंगे सिगरेट तुम्हारे बंद जब तक तुम उठ के नहा धो के शेव करके
ऑफिस में नहीं आओगे और आके सबको सलाम नहीं करोगे, तुम्हें सिगरेट नहीं मिलेगा। तब तो वो उसने ये करना है तो उसको सिगरेट मिलेगा। इस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं सबकी वीकनेसेस कह लो या टोकन्स कह लो, जो उसको पसंद है करने के काम है, जो रिवॉर्ड है, रेनफोर्समेंट है उसके लिए, वो हम देख लेते हैं और उसके मुताबिक बच्चों को कहते हैं नंबर लेने हैं ना तो फिर तुम्हें नई साइकिल मिलेगी, तो हम रिवॉर्ड अटैच कर देते हैं। लेकिन टोकन इकोनॉमी में एक इकोनॉमी होगी, एक टोकन होगा वो उसको मिलेगा, तो उसने वो पॉइंट्स या वो टोकन पूरे करने हैं तब उसको वो चीज़ मिलेगी। समटाइम ये गेम्स वगैरह में भी ऐसी चीज़ आती है, ठीक है। तो ये इंडोर बिहेवियर को रेक्टिफिकेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद है कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट। कॉन्टिजेंट का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेज या डिपेंडेंट ऑन चेंजिंग बिहेवियर बाय मैनिपुलेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज कॉमन विद चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता है कि हम प्लान करते हैं कि इस तरह के ये किया तो इसके ये नतीजे होंगे। ये जिस तरह स्कूलों में डिसिप्लिन है, ऐसा किया तो फाइन होगा, लेट आए तो ऐसा होगा, अगर एडमिशन टाइम पे नहीं भेजा डबल होगा। ये सारी चीज़ें कॉन्टिजेंट मैनेजमेंट है, तो हमारे बिहेवियर को अलाइन करती हैं। कहीं ना कहीं हम देखो कितने रूल रेगुलेशंस फॉलो कर रहे होते हैं। कुछ इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इन्होंने दिए हैं। मेनली बिहेवियर थेरेपीज छोटे बिहेवियर करेक्ट करने के लिए ठीक है, जैसे छोटे बच्चों के लिए, एनिमल्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए। लेकिन हायर ह्यूमन फंक्शनिंग के जो काम है ना वो नहीं आते हैं इसके अंदर, वो मुश्किल हो जाते हैं। जिस तरह से कि हमारे जो हायर टास्क हैं, हमारी ज़िंदगी के बड़े गोल्स हैं, उनके लिए समटाइम ये बेसिक थेरेपीज जो हैं ये इस्तेमाल नहीं होती हैं।